आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम लोग एरर्स, सोर्सेज ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर यानी कि इसका पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ ताकि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और नोट्स यार खुद से प्रिपेयर करो। देखो मेरी नोट्स तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लोग खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तो कभी भी टॉपिक उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इन सारी बातों के साथ हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, क्या है कि इंसान है भाई, तो उससे गलतियां तो होती रहती हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है, तो जब उसमें हम लोग किसी एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट में ही गलती है, उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इन सब की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा फाइनल एनालिसिस होता है, मतलब जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो यार इस एरर को डिटरमाइन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एरर्स आर सिंपली डिफाइंड एज मिस्टेक, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये सारी क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आप जाइए और 1 किलो चीनी लेके आइए, मतलब ठीक है। तो 1 किलो चीनी में हमारे कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। यानी कि आपसे किसी ने कहा कि आप 1000 ग्राम यहाँ पे चीनी लेकर आइए, ठीक है, शुगर। अब क्या हुआ ना कि आप गए और आपने दुकान पे 1 किलो चीनी खरीदी और दुकानदार ने आपको दे दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब आप दोबारा से घर आए, ठीक है, और आपके पास कोई वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स था और जब उसमें आप लोगों ने अपनी चीनी को जो है मेजर किया तो वो आया 990 ग्राम, ठीक है। मतलब आप लोगों ने दुकान पे जब खरीदा तो वहाँ पे 1000 ग्राम आप लोगों ने चीनी खरीदी, लेकिन जब आप लोग घर आए और आप लोगों ने उसको दोबारा से मेजर किया तो वो निकला 990 ग्राम। अब क्या हुआ यार कि हमारी जो 10 ग्राम चीनी है उसका हमारा तो यार हेर फेर हो गया। तो वो हेर फेर देखो यार, वो 10 ग्राम चीनी का अब कैसे भी हो सकता है। अब हो सकता है कि दुकानदार ने ही आपको जो है 10 ग्राम चीनी कम दी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग रास्ते में आ रहे हो तो कुछ चीनी के पार्टिकल्स मतलब इधर उधर गिर गए हो, ठीक है, थोड़ा पन्नी से उछल के। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है मतलब दुकानदार का जो वेइंग इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हो, यानी कि वो हमारे 990 ग्राम को 1000 ग्राम दिखाता हो। तो ये कई सारे उसके रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर तो हुई, तो वो एरर हमारी 10 ग्राम की है। तो उसी तरीके से जब हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी हमारी इसी तरीके से एरर होती है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू की बात करें तो देखो, जो हमारा 1000 ग्राम था वो हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू थी, यानी कि चीनी हमको चाहिए थी 1000 ग्राम, लेकिन हमको मिली कितनी? ऑब्जर्व कितनी हुई? ऑब्जर्व मतलब मिलना, तो ऑब्जर्व कितनी हुई हमारी? 990 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यानी कि एरर की बात करें यहाँ पे तो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है? 990 ग्राम, और यहाँ पे एरर कितनी आ जाएगी? 10 ग्राम। तो इसी तरीके से हम लोग एरर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज यार बिल्कुल इसी का आप लोग को परसेंटेज निकाल लेना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी कि अगर वहाँ पे हम लोग इस एग्जांपल से समझे तो 1000 माइनस 990 अपॉन 1000, और ठीक है, और उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 00 से 00 कट गए, ठीक है। और 1000 में से 990 माइनस किया तो हम लोग का आया यहाँ पे 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे एरर हमारी टोटल 1% की है, ठीक है। इस पूरे मेजरमेंट में अगर हम लोग इस एग्जांपल से समझे तो एरर हमारी 1% की है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग की बुक्स में एक बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया रहता है, तो हम लोग उससे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल रहता है कि हमारी जो पैरासीटामॉल है, ठीक है, एक पैरासीटामॉल है हमारी, और वो हमारी कितनी है? 500 mg, ओके। और मतलब पैरासीटामॉल 500 mg उस पर लेबल्ड है, लेकिन जब उसको हम लोगों ने एनालाइज किया, उसको हम लोगों ने मेजर किया तो वो हमारी निकली 450 mg। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 500 mg उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, 450 उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और यहाँ पे एरर की बात करें तो यहाँ पे एरर हो जाएगी स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी कि 500 माइनस 450, और यहाँ पे एरर कितनी आ जाएगी? 50 mg की। तो आई होप कि यार आप लोग ये समझ गए होंगे कि एरर को कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करें एरर के अंदर, तो वो है हमारा सोर्सेज ऑफ एरर्स, यानी कि हमारी एरर्स कैसे हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एंटर कर जाती है, या फिर उसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सोर्स की बात करें तो वो होती है हमारी एरर बाय एनालिस्ट। अब एनालिस्ट क्या होता है? एनालिस्ट वो बंदा होता है जो कि हमारा एनालिसिस या फिर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा होता है।
अब देखो एनालिस्ट से एरर कैसे हो जाती है, तो जो हमारा एनालिसिस परफॉर्म कर रहा होता है, अगर मान लो उसे एनालिसिस के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा क्वालिफाइड ही नहीं है या फिर उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो भाई वो गलती तो करेगा ही ना, और उस गलती से हमारी फाइनल मेजरमेंट में बहुत बड़ी बड़ी एरर्स हो सकती हैं। या फिर एक चीज़ और हो सकती है कि उसके अंदर कोई पर्सनल इनएबिलिटी हो, यानी कि उसको, अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए उसको कलर ब्लाइंडनेस हो। अब कलर ब्लाइंडनेस एक डिजीज होती है जिसमें जो इंसान होता है वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, यानी कि वो कलर्स की पहचान नहीं कर पाता है। अब मान लो यार कोई हम लोग सब्सटेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें कोई रीजेंट्स चाहिए जिसका कलर रेड है, और उसने जो है उठा के दे दिया ग्रीन, तो यार आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमें जो चीज़ चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, और वहाँ पे तो एरर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी जो एरर होती है वो एनालिस्ट के द्वारा इस तरीके से होती है। और जो हमारा दूसरा टाइप है इसमें, जो दूसरा सोर्स ऑफ एरर है, तो वो है हमारा एरर ड्यू टू इक्विपमेंट्स। अब देखो क्या है कि आप लोग जब एरर मतलब एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे होते हो, तो जिन इक्विपमेंट से आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, अगर हमारे वही डिफेक्टिव हैं या फिर कैलिब्रेटेड नहीं है। अब कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि कैलिब्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग इक्विपमेंट्स को टेस्ट करते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उनका कैलिब्रेशन किया जाता है। तो अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है या फिर डिफेक्टिव है, तो यार उनसे भी हमारी एरर जो है हमारी एनालिसिस में एंटर कर सकती है। और जो इसका तीसरा रीजन होता है, तो वो होता है हमारा एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन। अब देखो बेसिकली जब हम लोग सैंपल प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमारी एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो अगर हम लोग उसमें जो सैंपल, देखो सैंपलिंग की भी कुछ टेक्निक होती है, तो अगर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे या फिर उसमें हम लोग रॉन्ग कंसेंट्रेशन यूज कर लेंगे, ठीक है, कंसेंट्रेशन को मैंने बेसिकली पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको आप लोग नहीं देखें तो देख के आ जाइए, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो रॉन्ग कंसेंट्रेशन को यूज कर लेते हैं, तो यार हमारी जो फाइनल एनालिसिस है उसमें तो एरर एंटर करेगी ही ना। अब यहाँ पर हमारे फोर्थ सोर्स ऑफ एरर की बात करें तो वो होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल एरर। अब देखो होता क्या है ना कि जो हमारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट होती हैं, तो उनके लिए कभी कभी हम लोग को कुछ सुटेबल माहौल चाहिए होता है, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे परफॉर्म होती हैं, या फिर कुछ उनके लिए पार्टिकुलर हमारा डेंसिटी चाहिए होता है, कुछ हमारा पार्टिकुलर हमारा प्रेशर चाहिए होता है। तो अगर वो सारी चीज़ें हम लोग अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो हमारी एक्सपेरिमेंट जो है वो गलत तरीके से हो जाएगी, और उसमें हम लोग को फाइनली एरर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे फिफ्थ सोर्स ऑफ एरर की बात करें तो वो होती है हमारी एरर इन मेथड सिलेक्शन। अब क्या होता है कि देखो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, हमारी जो भी एनालिसिस होती है, तो उनको परफॉर्म करने के लिए देखो कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। जो हमारी एक एनालिसिस है वो हमारी बेसिकली 2-3 मेथड से हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए उन सारे मेथड में अगर आप लोगों ने कोई गलत तरीका चुन लिया, ठीक है, या फिर उसके प्रॉपर स्टेप्स को नहीं फॉलो किया, तो हमारी जो एरर है वो तो होगी, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से स्टेप ही नहीं फॉलो किए हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक सोर्सेज होते हैं एरर के, जिनकी वजह से एरर हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इंटर कर जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो ये भी बेसिकली हमारी 2 कैटेगरी में डिवाइड है। तो पहला है हमारा सिस्टमिक या फिर डिटर्मिनेट एरर, और दूसरा है हमारा रैंडम या फिर इनडिटर्मिनेट एरर। अब देखो इन दोनों को अगर बहुत ही सिंपली समझें तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, यार इन दोनों वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि डिटर्मिनेट एरर्स का मतलब होता है जिनको डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी कि उन एरर्स के रीजंस का भी हमें पता होता है और उनको मतलब हम लोग सही भी कर सकते हैं, ठीक है। जब रीजंस का पता है तो रीजंस को सही करके हम लोग एरर को सही कर सकते हैं। और इनडिटर्मिनेट एरर्स हमारी वो एरर्स होती हैं जिनके रीजन का ही हमें कभी कभी नहीं पता होता है। तो जब यार हमें रीजन ही नहीं पता होगा तो हम लोग उसको सही भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिटर्मिनेट एरर होती हैं इनको तो सुधारा जा सकता है, लेकिन जो हमारी इनडिटर्मिनेट एरर होती है उनको हम लोग नहीं सुधार सकते, मतलब उनको हम लोग सही ही नहीं कर सकते। इसीलिए देखो क्या होता है ना कि यार देखो कितना भी आप परफॉर्म कर लो बट थोड़ी बहुत एरर हो जाएगी, ठीक है, कितना भी आप सावधानियां बरत लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, बट थोड़ी सी एरर आपको एनालिसिस में देखने को मिलेगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बस एरर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे पहले टाइप ऑफ एरर के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा सिस्टमिक एरर। अब सिस्टमिक एरर को हम लोग डिटर्मिनेट एरर के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी जनरली जो हमारी एनालिटिकल प्रोसीजर होती है या फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें गलती के कारण हमारी एनालिसिस में देखने को मिलती है। और इन एरर्स के पीछे का जो रीजंस होता है, ठीक है, वो हमारे एनालिस्ट को जनरली पता होता है, यानी कि अगर हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके रखें और सावधानी पूर्वक काम करें तो इन एरर्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो यार अब सिस्टमिक एरर के अंदर भी हमारे कई सारे पार्ट होते हैं। तो इनमें बेसिकली पहला पार्ट होता है हमारा पर्सनल एरर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल, तीसरा होता है रीजेंट एरर, चौथा होता है हमारा एडिटिव, और पांचवा होता है हमारा एरर इन मेथड। तो इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा पर्सनल एरर। अब इसको आप लोग नाम से ही समझ सकते हो कि ये बेसिकली हमारी जो एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी पर्सनल मिस्टेक्स और उनकी केयरलेसनेस की वजह से हमारी होती है, ठीक है।
या फिर इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जिसको हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ एरर में देखा था, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब की वजह से भी हमारी हो सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग सही कर लें या फिर पहले से ही पहचान कर लें तो इन एरर्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे एरर की बात करें तो वो होती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसको भी हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ एरर में देख रखा था कि अगर हमारा इक्विपमेंट्स ही खराब है या फिर वो मतलब कैलिब्रेटेड नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी एरर हो सकती है। तो अगर इस सब चीज़ों को हम लोग पहले से देख लें तो हम इन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड टाइप है हमारा सिस्टमिक एरर के अंदर, वो है हमारा रीजेंट्स एरर। अब क्या है कि ये हमारा जो इंडिविजुअल रीजन जो हम लोग हमारी एनालिसिस में यूज करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे रीजेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं और हमारी इम्प्योरिटी को कंटेन करते हैं। अब इम्प्योरिटी को यार हम लोगों ने पहले ही कवर कर रखा है, तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो वहाँ से आप लोग जाके पता कर सकते हैं। तो जो अगर हमारी दवाओं में इम्प्योरिटी है तो यार वो तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसमें जो है हमारी एरर तो देखने को ही मिलेगी, क्योंकि इम्प्योरिटी है तो हमारी दवा ख़राब हो गई ना। और इसके अंदर अगर हम लोग अपने फोर्थ पार्ट की बात करें तो वो होता है हमारा एडिटिव एरर, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी एरर होती है वो हमारी कॉन्स्टेंटली हमें मतलब कांस्टेंट देखने को मिलती है, यानी हम लोग जो है अमाउंट जो हमारी कैलकुलेशन है उसको कितना भी बढ़ाएं या फिर कितना भी घटाएं उससे नहीं फर्क पड़ता है, वो एरर हमें उतनी की उतनी देखने को मिलती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई रिएजेंट लिया, ठीक है, और उसका 10 ml लिया तो वहां पे भी हम लोग को 0.1 ml की एरर देखने को मिली। अगर उसका हम लोगों ने 20 ml लिया तो वहां पे भी हम लोग को 0.1 ml की एरर देखने को मिली। और अगर हम लोगों ने उसका 30 लिया फिर भी हम लोग को 0.1, यानी कि यहाँ पे 0.1 ml की कांस्टेंट एरर हमें देखने को मिल रही है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है, यानी अमाउंट हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे एरर उतनी की उतनी है। यहाँ पे फिफ्थ टाइप ऑफ सिस्टमिक एरर की बात करें तो वो है हमारा एरर इन मेथड। तो ये हमारी बेसिकली सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग एंड इम्प्रॉपर मेथड की वजह से होती है। तो इसको हम लोग यार अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग पहले से ही अच्छे मतलब सही तरीके से सारे स्टेप को फॉलो करके हम लोग सेलेक्ट करें मेथड को। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा टाइप है वो है हमारा रैंडम या फिर इनडिटर्मिनेट एरर। ये जो बेसिकली हम लोगों ने अबव सारे पॉइंट्स देखे थे, सारे पार्ट्स देखे थे, ये हमारे डिटर्मिनेट एरर के अंदर के थे। अब हम लोग देखने वाले हैं अपनी रैंडम या फिर इनडिटर्मिनेट एरर। तो रैंडम एरर्स आर आल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेट एरर। जनरली कॉज ऑफ रैंडम एरर इज नॉट नोन। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो हमारी रैंडम एरर होती हैं तो इनके नाम से ही आप लोग समझिए रैंडमली हो रही हैं, इनका कॉज हमें नहीं पता, ठीक है, और एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर इट। यानी कि ये जो एरर्स होती हैं इनके ऊपर हमारी जो एनालिस्ट होता है जो हमारा परफॉर्म कर रहा था उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। एंड दीज एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इवन आफ्टर यूजिंग हाई क्वालिटी रिजेंट्स एंड अपरेटस। यानी कि ये सारी जो एरर होती हैं इसको हम लोग नहीं रिमूव कर सकते, चाहे हम लोग कितना ही हाई क्वालिटी का रिजेंट यूज करें या फिर कितने ही अच्छे अपरेटस का यूज करें। तो आई होप कि आप लोग टाइप्स ऑफ एरर को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने एरर के लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं जो कि हमारा है मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। तो देखो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हम लोग जो हमारी एरर्स हो रही हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके कुछ 4-5 मेथड हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स गिवन बेलो। तो पहला है हमारा यहाँ पे कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस, दूसरा है हमारा इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, तीसरा है हमारा रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन, चौथा है हमारा रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन और पांचवा है हमारा रनिंग अ पैरेलल डिटर्मिनेशन। तो पहले मेथड की बात करें तो वो है हमारा कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस, यानी कि जो हमारे एपरेटस हैं उनको कैलिब्रेट करके उनकी जांच परख करके हम लोग जो हमारी एरर्स हैं उनको बेसिकली दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा मेथड है वो है हमारा इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया है थोड़ी देर पहले कि हमारी जो एक एनालिसिस होती है तो उसके लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर एक एनालिसिस है, मान लो कोई पार्टिकुलर एनालिसिस है तो उसके लिए एक से मतलब 2 से 3 मेथड हो सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक ही एनालिसिस को 2 अलग अलग मेथड से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, M1 और M2। और यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम लोग इसका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग R1 और R2 कर लेते हैं। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है यानी कि एरर है, और अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एरर नहीं है, क्योंकि देखो एनालिसिस तो सेम ही है, मेथड भले अलग हो पर उनका रिजल्ट तो सेम आना चाहिए ना। तो अगर रिजल्ट डिफरेंस आ रहा है यानी कि यहाँ पे कुछ एरर हो रही है, तो उस तरीके से हम लोग पहचान करके इनको दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा तीसरा मेथड है वो है हमारा रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। अब इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है कोई एनालिसिस लेते हैं और उसमें हम लोग जो हमारा मेन सैंपल है, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बिना ही एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, यानी बाकी चीज़ें हम लोग सेम रखते हैं। अब इसको अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ के समझें तो बाई कैरिंग आउट अ सेपरेट डिटर्मिनेशन विदाउट सैंपल अंडर एग्जैक्टली सेम कंडीशन एज फॉर एक्चुअल एनालिसिस।
यहाँ से समझिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं, कंडीशन भी सेम रखते हैं, यानी कि हम लोग रीजन्स लेंगे, बाकी सारी चीज़ें लेंगे, बस जो हमारा सैंपल है जिसकी हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि जो हमारी रीजेंट्स है, ठीक है, जो हमारे सैंपल में जो हम लोग रीजेंट्स यूज कर रहे हैं, देखो रीजेंट्स तो हम लोग को यूज करना है ना, सिर्फ सैंपल को रिमूव करना है, तो जो हमारे रीजेंट्स यूज कर रहे हैं उसमें तो कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो इससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं और अगर होती है तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब चौथे मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो है हमारा रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो हमारा सैंपल होता है उसकी जगह हम लोग उसी सैंपल का स्टैंडर्ड सब्सटेंस यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर हमारी कोई एरर आ रही होती है तो इसका मतलब कि हमारा जो सैंपल था उसी में कुछ गड़बड़ी है, और अगर हमारी कोई एरर नहीं आ रही होती है तो इसका मतलब कि हमारा सैंपल बिल्कुल सेफ है, गड़बड़ी कुछ ना कुछ बाहरी चीज़ों में है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड सब्सटेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग अपने फिफ्थ मेथड की बात करें तो वो है हमारा रनिंग का पैरेलल डिटर्मिनेशन। यानी इसके अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग एक ही एनालाइट की 2 से 3 बार एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे अगर चीज़ों को कंपेयर करो तो जो हमारा पहला ये हमारा इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस था, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग 2 अलग अलग मेथड से एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो हमारा ये है, हमारा जो रनिंग का पैरेलल डिटर्मिनेशन है, इसमें हम लोग एक ही तरीके से एनालिसिस करते हैं, यानी मेथड एक ही है लेकिन उसको करते 2 से 3 बार है। ठीक है, जब हम लोग 2 से 3 बार करते हैं तो हम लोग को एक्यूरेसी हम लोग की बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए इसको अगर हम लोग समझें तो हम लोगों ने एक ही एनालिसिस को, ठीक है, पहली बार परफॉर्म किया और उसका कुछ रिजल्ट आया, मान लीजिए उसका मान लो रिजल्ट आया 0.545। ठीक है, और हम लोगों ने जब उसको दूसरी बार एनालाइज किया तो उसका रिजल्ट आया 0.546, और जब हम लोगों ने तीसरी बार एनालाइज किया तो उसका रिजल्ट आया 0.545 फिर से आया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चला कि जब हम लोगों ने 3 बार किया तो हमारे 3 अलग अलग रिजल्ट आए, जिसमें से 2 हमारे सेम है। तो जो 2 हमारे सेम है ये हमारा मोर एक्यूरेट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अपनी एरर को रिमूव कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। तो देखो यार, आज का टॉपिक तो बहुत आसान है लेकिन कई बार लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो इसको हम लोग आज पूरी अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक्यूरेसी के बारे में, तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, द हायर द एक्यूरेसी द लोअर द एरर। यानी कि देखो क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, मेजरमेंट की, वो हमारे ट्रू वैल्यू के या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू के कितनी क्लोज है वही हमारी एक्यूरेसी डिफाइन करती है। तो जैसा कि हम लोगों ने एरर में देखा था कि देखो अगर एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी एरर हमारी उतनी कम होगी। मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, बट हम यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं तो आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए क्या है कि हम लोगों ने कोई रॉड ली और उसकी जो एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन से देखते रहो, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो हमारी 100 सेंटीमीटर है। यानी रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है वो हमारी कितनी है, तो हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कोई 10 बंदे बुलाए और उनसे हम लोगों ने कहा कि आप इस रॉड की मेजरमेंट कीजिए अपने अपने तरीके से। और जब उन लोगों ने मेजरमेंट करी तो ये हमारे कुछ रिजल्ट निकल के आए। तो जो हमारी पहले बंदे ने मेजरमेंट की वो हमारी आई 110 सेंटीमीटर। तो यार ये तो हमारी 100 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा दूर है। और जब दूसरे बंदे ने की तो उसकी आई 109 सेंटीमीटर। अब ये अभी भी हमारी 100 सेंटीमीटर से तो बहुत दूर है। चौथे, अब जब हमारे तीसरे ने की तो उसकी आई 111, ये भी काफ़ी दूर है। चौथे ने की तो उसकी आई 95, ये थोड़ी पास है लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है। और जब पांचवें ने करी तो उसकी आई 93, यार ये भी काफ़ी दूर है। और जब हमारी छठे ने करी तो उसकी आई 99। अब देखो यहाँ पे 99 और 100 में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है यार ये तो काफ़ी एक्यूरेट है। और जब सातवें ने की तो उसकी आई 101। अब ये अभी भी यार देखो, अगर हम लोग 101 को 100 से कंपेयर करें तो यानी कि इसकी सिर्फ 1 ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू भी काफ़ी एक्यूरेट है। और यहाँ पे 8th वाले की बात करें तो इसकी तो 113 है, काफ़ी दूर है। 9th वाले की बात करें तो 94, काफ़ी दूर है। और 10th वाले की बात करें तो 97। यानी कि जब हम लोगों ने 10 बंदों को ऑब्जर्व करने को दिया, 10 बंदों को मेजर करने को दिया, तो उन लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू बताई, जो कि 99 और 101। ठीक है, 101। हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 100, और ये हमारी कितनी है, 99 और 101। तो ये हमारी 100 के सबसे पास है, यानी कि ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है।
ठीक। तो यार यही तो हमारी डेफिनेशन में कह रहा था कि एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज क्लोजनेस। देखो यहाँ पे क्या है कि क्लोज है ना, देखो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि एक्यूरेसी में कि वो वही वैल्यू होगी, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो हमारी क्लोजनेस दिखाएगी हमारी ट्रू वैल्यू से। तो 99 और 101 को कंपेयर करें तो 100 से हमारे सबसे क्लोज हमारे यही दो डिजिट हैं, तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो गई। और उसी तरीके से अगर हम लोग अपने प्रिसीजन को डिफाइन करें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिसीजन डिफाइन किया जाता है कि क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू वन अनदर। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन से समझो, यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है वो होती है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमारी डिजिट्स है यानी जो हमारी मेजरमेंट है वो हमारी ट्रू वैल्यू से कितनी ज़्यादा क्लोज है। और जो प्रिसीजन होती है इसका मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यूज है वो आपस में कितनी क्लोज है, वो हमारी ट्रू वैल्यू के क्लोज है नहीं है उससे मतलब नहीं पड़ता है, वो आपस में क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो हमारे पहला और दूसरा और तीसरा बंदा था, तो जो उन लोगों ने मेजरमेंट करी, तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो पहले ने करी 110, दूसरे ने करी 109, तीसरे ने करी 111। अगर हम लोग इसको एक एक करके लिखें तो हमारी पहले ने कितनी करी 110, दूसरे ने करी 111 और तीसरे ने करी 109। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यार इन सब में सिर्फ एक एक पॉइंट का डिफरेंस है, यानी ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है। बात को समझो, ये हमारी ट्रू वैल्यू से तो देखो बहुत दूर है लेकिन आपस में ये क्लोज है, बात को समझिए। तो जो आपस में अगर ये क्लोज है तो ये हमारी प्रिसाइज वैल्यू हो गई, यानी कि जो प्रिसीजन होता है ये हमारा दिखाता है कि जो हमारी मेजरमेंट है वो आपस में कितनी क्लोज है, ठीक है। वो हमारी ट्रू वैल्यू के क्लोज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में क्लोज होनी चाहिए। अगर वो आपस में क्लोज है तो वो हमारी प्रिसाइज वैल्यू है। अब देखो यार ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी कोई मेजरमेंट हो वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें इसी वाले, तो यहाँ पे जो 99 है और 101 है, ठीक है, 99 और 101 इनको अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एक्यूरेट तो है ही, ठीक है, क्योंकि ये हमारी ट्रू वैल्यू यानी 100 के तो बहुत पास में है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 99 और 101 यार आपस में भी तो बहुत पास पास है, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि ये एक्यूरेट भी है, ठीक है, और एक्यूरेट होने के साथ साथ हमारी ये प्रिसाइज भी है, यानी ये आपस में भी एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो बुक्स में एक जो हमारी बुक्स होती हैं उसमें एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया रहता है, तो उससे भी हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यार देखो आप लोगों ने तीरंदाजी तो देखी होगी, तो जो तीरंदाज होता है उसके सामने जो उसका एम होता है तो वो कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे उसमें 3 से 4 सेंटर होते हैं और उसको अपनी तीर बिल्कुल सेंटर में मारनी रहती है, ठीक है, या फिर सेंटर के आसपास। अगर वो सेंटर में मारता है तो वो सेंटर क्या है उसकी ट्रू वैल्यू, अगर वो सेंटर के आसपास मारता है तो उसकी जो तीरें हैं वो प्रिसाइज एक्यूरेट हैं, और अगर वो सेंटर से दूर मारता है तो यार वो तो कुछ भी हो सकता है, एक्यूरेट और प्रिसाइज हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यार इन एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक तीरंदाज है, ठीक है, जिसके पास 4 राउंड है और हर राउंड में उसके पास 3 मौके हैं। तो यहाँ पे जब पहले राउंड में उसने अपनी तीरें चलाई तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आगे लगी। तो अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्यूरेसी तो है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर सेंटर को देखा जाए तो सेंटर के तो आसपास उसने मारी है, लेकिन प्रिसीजन नहीं है क्योंकि ये तीनों सेंटर के तो आसपास हैं लेकिन हमारी प्रिसाइज नहीं है, यानी आपस में आसपास नहीं है, आपस में थोड़ी दूर दूर है। तो ये हमारी एक्यूरेसी है बट प्रिसीजन नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यार यहाँ पे तो उसने सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर मार दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अच्छा यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि सेंटर से तो उसने बहुत दूर मारी है लेकिन आपस में चीज़ें तीरें बहुत आसपास हैं, यानी आपस में जो पॉइंट है वो बहुत आसपास हैं। तो यहाँ पे प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या होता है कि आपस में क्लोज होना, तो ये आपस में तो क्लोज है ना, तो ये हमारा प्रिसाइज हो गया, लेकिन एक्यूरेसी वो नहीं है, तो ये क्या हो गया प्रिसीजन विदाउट एक्यूरेसी। अब यहाँ पे अगर थर्ड एग्जाम्पल में देखें हम लोग तो यहाँ पे उसने बिल्कुल सेंटर में लाके तीरें मारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेंटर में लगी, तो एक्यूरेसी तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये तीनों आपस में भी बहुत आसपास हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपस में भी आसपास हैं और ट्रू वैल्यू के भी पास में है तो वहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में हमारी एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। और अगर फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो यार यहाँ पे देखो ना सेंटर के आसपास है ना आपस में आसपास है, यानी कि यहाँ पे ना एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी एनालिसिस के यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे यूनिट 1 में जो कुछ टॉपिक बच जाते हैं, जैसा कि हमारा इम्प्योरिटीज हो गया, लिमिट टेस्ट हो गया, फार्माकोपिया हो गया, तो इन तीनों को तो यार मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर रखा है और दोनों में टॉपिक एकदम से मैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर रही बात स्टैंडर्डाइजेशन की तो उसको हम लोग लास्ट में कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर होते क्या है और इनकी हमारे एनालिसिस में क्या ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप 4 डिजिट्स देख रहे हैं। पहला है हमारा 2, दूसरा है हमारा 2.0 यानी 2.0, तीसरा है हमारा 2.00 और तीसरा है हमारा 2.000।
अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे जो है इन चारों में कोई डिफरेंस है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 का मतलब भी 2 होता है, 2.0 का मतलब भी 2 ही होता है, 2.00 का मतलब भी 2 होता है और 2.000 का मतलब भी 2 होता है। तो आखिर यार, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जो ये तीनों डिजिट्स हैं, ये चारों डिजिट्स, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो आखिर इसको ऐसे क्यों लिखा गया है? तो अगर बात करें यहाँ पे इन चारों में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो अगर आप लोग देखें तो हमारा जो पहला डिजिट है 2, ठीक है, इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, ठीक है, और जो हमारा दूसरा है इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और जो हमारा तीसरा है इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, और जो चौथा है इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। तो आखिर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब डिफरेंस कैसे आया और क्या चीज़ें होती हैं, तो इसी को हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से आप लोग पता लगाते हैं कि हमारी कोई डिजिट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के बारे में, तो यार ये बेसिकली होता कुछ नहीं है, बस जो हमारी कोई भी मेजरमेंट होती है, ठीक है, हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं एनालिसिस में या फिर कहीं भी, तो हमारी मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स होती हैं। यानी मान लीजिए अगर हम लोग की मेजरमेंट है 200, तो उसमें डिजिट कितनी है? 3। तो उसी तरीके से जो हमारी कोई मेजरमेंट होती है वो कितनी भी लंबी हो सकती है, तो उसमें कितनी डिजिट्स हमारी एक्यूरेट है, ठीक है, कितनी डिजिट्स हमारी उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी को डिफाइन करती हैं, वही हमारा बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। और उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो उनको आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले अगर बात करें रूल नंबर 1 की, तो जो हमारी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, ठीक है। तो हमारी नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि जो जीरो ना हो, ठीक है, नॉन जीरो का मतलब क्या है? जो जीरो नहीं हो। तो जीरो के अलावा हमारी कोई भी डिजिट हो, तो अगर वो हमारी जो मतलब मेजरमेंट में है तो वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको एग्जाम्पल से देखें तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 2.133। तो यहाँ पे अगर बात करें 2, 1 और 3, ये हमारी तीनों की तीनों नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे 3 हमारा डबल बार रिपीट हुआ है, तो ये इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, यानी हमारी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 4। और इसी तरह हम लोग अगर अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इसमें है हमारा 4.46, इसमें भी हमारी तीनों नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 3। इसमें हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखें तो वो है हमारा 552, और ये भी हमारी देखो तीनों नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 3। अभी हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कब नहीं होती है, जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है कब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जीरो का ही बेसिकली खेल होता है सारा। तो यहाँ पे अगर बात करें रूल नंबर 2 की, तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि देखो अगर कोई जीरो है वो हमारा दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल में देखें तो हमारा बात करें, पहला एग्जांपल है हमारा 4.03। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा जीरो है वो हमारा 4 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और 4 और 3 हमारे दोनों नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 1, 2, 3। यहाँ पे जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये हमारा 4 और 3 के बीच में है, ठीक है। अगर आगे पीछे होता तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। बट अगर हमारा बीच में है, ठीक है, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, तो वो पक्का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देंगे तो 1.004, यहाँ पे डबल जीरो हमारे 1 और 4 के बीच में है जो कि हमारे नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 4। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल देखें तो 506, इसमें भी हमारा जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। तो आई होप कि यार आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। और रूल नंबर 3 की बात करें, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर जो हमारे कोई मेजरमेंट है उसमें जो लास्ट के जीरो है, ठीक है, अगर वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन कब? जब वो डेसिमल के बाद अपीयर होंगे। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। तो पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 3.000। अब यहाँ पे जो जीरो है वो देखिए तो एंडिंग जीरो है, लेकिन ये हमारे डेसिमल के बाद है, यानी बीच में एक डेसिमल है, तो डेसिमल के अगर बाद में है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है 3.000, जिसमें हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये जो हमारे तीनों जीरो है ये हमारे पॉइंट के बाद आए हैं, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 2.460, यहाँ पे भी हमारा जीरो पॉइंट के बाद है। देखो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर के बाद है, उससे नहीं फर्क पड़ रहा, हमारा पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद है तो हमारा
सिग्निफिकेंट है। अब यहीं पे हमारा तीसरा एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिए 2350, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिर्फ 3, जबकि डिजिट्स तो हमारी 4 है। यहाँ पे हमारा जो जीरो है वो देखो हमारा कोई पॉइंट वाइंट नहीं है, तो ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये पॉइंट नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे 2350 होता या फिर 23.50 होता या फिर 235.0 होता तो हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो कि कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने रूल नंबर 4 की, तो यहाँ पे जो इनिशियल जीरोज होते हैं वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। इनिशियल जीरोज का मतलब जो स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो 0.0042, यहाँ पे आप लोग देखो तो जीरो जो है हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हो ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमारा स्टार्टिंग का जीरो है तो वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता। तो हम लोग अगर इसको देखें तो 0.0042, यहाँ पे हमारी टोटल डिजिट्स कितनी है इस मेजरमेंट में 5, लेकिन हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2, क्योंकि हमारे जो तीनों जीरो है वो हमारी स्टार्टिंग से आ रहे हैं। पॉइंट के बाद है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टार्टिंग में है। देखो अगर यहीं पे ये जीरो हमारा 42 के बाद होता तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता, लेकिन चूंकि हमारा ये 42 के पहले है तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और यहीं पे अगर हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें तो 0.1034, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये जीरो का है हमारा इनिशियल जीरो है, तो ये क्या हो गया इनसिग्निफिकेंट। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये वाले जीरो की, तो ये हमारा काउंटेबल होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कैसे? क्योंकि ये देखो हमारा दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है, 1 और 3, ये नॉन जीरो नंबर है ना, तो इन दोनों के बीच में अगर हमारा जीरो आ गया तो ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा। और यहाँ पे हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 4। और यहाँ पे अगर हम लोग तीसरे एग्जाम्पल में देखें तो 007, यहाँ पे देखो दोनों जीरो स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गए, और यहाँ पे 7 हमारा नॉन जीरो नंबर है तो ये हमारा सिग्निफिकेंट हो गया। तो हमारी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 1। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे यार, देखो बहुत ही सिंपल है, इतना भी कुछ टफ नहीं है। और यहाँ पे हम लोग बात करें अगर अपने रूल नंबर 5 के बारे में, तो पावर ऑफ 10 या फिर इनको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। इसी पावर ऑफ 10 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि ये नेवर सिग्निफिकेंट, यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। तो अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो 2.4 × 10⁶, तो यहाँ पे जो 10 की पावर है ना, ये हमारा कभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ हमारे देखिए जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, क्योंकि 2.4 यानी 2 और 4 यही दोनों हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें तो 346 × 10⁻7, इसमें भी हमारी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और 4.8 × 10⁵, इसमें भी हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये हमारी 10 की पावर इनसिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट फिगर में इनको काउंट नहीं किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रूल नंबर 6 के बारे में, तो जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन करते हैं। यानी कि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं कि आप लोगों ने जैसे देख रखा होगा, जो हमारे कांस्टेंट बताए जाते हैं, जैसा कि हमारा इसमें एग्जांपल देखें तो पाई, ठीक है। तो पाई हमारा क्या है, वो हमारा एक कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट क्या होता है कि वो हमारा वेल डिफाइन होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या बताता है, एक्यूरेसी को बताता है। तो भाई ये जो हमारे कांस्टेंट होते हैं ये हमारे वेल डिफाइंड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसमें हम लोग मतलब यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, भाई इसकी एक्यूरेसी की कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये हमारा इनडिफाइन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। तो यार देखो आज का लेक्चर बहुत छोटा सा था और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो रूल्स को एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेना, और नोट्स हमारी डिस्क्रिप्शन में है, और हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले अपनी फार्मास्यूटिक्स की सीरीज को, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।